हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सीटेट पेपर फर्स्ट। और ये पेपर जो हम करने वाले हैं ये पेपर है सितंबर 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्नों से पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। और सेकंड है शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। और थर्ड है प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। और फोर्थ है प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों हमें क्या बताना था कि सबसे कम प्रभावशाली कौन सा होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। तो दोस्तों एक शिक्षक के रूप में, एक अध्यापिका के रूप में, एक अध्यापक के रूप में आप बच्चे या शिक्षार्थी का चिंतन को क्या नहीं करेंगे, सीमित नहीं करेंगे। आप उनके चिंतन शक्ति को क्या है, बढ़ाने के क्या करेंगे, अवसर देंगे और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑप्शन में पूछा था सबसे कम प्राथमिकता आप किसको देंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। और सेकंड है सुनिश्चित करें कि लड़के और लड़कियों के समूह अलग अलग हों। और थर्ड है दोस्तों उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। और फोर्थ है केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक समूह से विद्यार्थी हों, प्रत्येक समूह में बहुत विद्यार्थी हों। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सभी विद्यार्थियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। आपको एक अध्यापक के रूप में क्या है, सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, सहभागिता और सहयोग को क्या करना है, सुनिश्चित करना है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कौन सी क्या है, पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है। आपको नहीं का पहचान करना है। प्रथम है यह प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। और अगला है दोस्तों यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। और थर्ड है यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। और फोर्थ है यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पूछा था, कौन सी विशेषता प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक की नहीं है। तो ये वाली परिभाषा क्या नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने में क्या है, सिर्फ ध्यान केंद्रित कर रहा है, किसमें, अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या में बस। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है,
पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। दोस्तों जो एनसीईआरटी 2005 है इन ऑप्शनों में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन को चेक करते हैं। विषयानुसार उपागम, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, और हस्तपरक क्रियाकलाप, और तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। एनसीईआरटी 2005 किसे प्रस्तावित नहीं करती है, तकनीकी शब्दावली से परिचय कराना। बाकी ये तीनों क्या है, सही है, लेकिन ये क्या है, गलत है, और हमें यहाँ पे गलत ही पूछा गया था कि कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए आपको प्रश्न को देखने में थोड़ा सा असुविधा हो सकती है। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, और सेकंड है स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशा की समझ, और थर्ड है स्थानों और स्केल पैमाने की समझ, और फोर्थ है दोस्तों स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा तीनों ही क्या है, पहला। तो दोस्तों ये क्या है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या है, तीनों ही सही है, लेकिन फोर्थ वाला क्या है, नहीं होने वाला है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 66। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य संबंधित नहीं है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय कौन से उद्देश्य संबंधित नहीं है। तो दोस्तों हमें इस प्रकार के ऑप्शन की पहचान करनी है जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल है। और अगला है वैज्ञानिक आधारभूत तथ्यों और सिद्धांतों को रटकर याद कराना। तो दोस्तों ये प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का एक क्या नहीं है, उद्देश्य नहीं है। चलो अगले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, तो ये भी है। और अवलोकन, मापन और भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, तो ये भी है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 67। पर्यावरण अध्ययन की प्रवृत्ति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, तो बिल्कुल इसका तो समर्थन करती है। और बच्चे कम गलतियां करें, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि बच्चे कम गलतियां करें, तो इसका क्या है, पर्यावरण अध्ययन क्या नहीं करती है, समर्थन नहीं करती है। और अगला ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चों को करके सीखने के अवसर मिलें, बिल्कुल सही बात है। और बच्चे बहुत प्रश्न पूछें, तो ये भी सही है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा था कौन सा समर्थन नहीं है पर्यावरण अध्ययन के संबंध में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो हम पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसके ऑप्शन को चेक करने वाले हैं। तो दोस्तों प्रश्न है, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। पहला है समूहों में पत्तियों का संग्रह करना,
और सेकंड है पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। अगला ऑप्शन है दोस्तों, अगला है अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। और इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों जो हमें 3 ऊपर ऑप्शन पूछे थे, कौन से बात के लिए शिक्षिका को क्या है प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए? पहला है बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग, तो ये तो सही बात है। और सेकंड है जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद कराना। तो दोस्तों आपको नाम याद नहीं करवाना है। और अगला है बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, तो ये भी सही बात है। और लास्ट है दोस्तों बच्चों का निरंतर गतिविधियों में लगे रहना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन फर्स्ट है दोस्तों बच्चों के कार्यों से संबंधित गुणात्मक उल्लेख। और सेकंड है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। और थर्ड है शिक्षार्थियों के सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। और फोर्थ है बच्चों के कार्य केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। तो दोस्तों यही इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के कुछ केवल, जहाँ पे आपको इस प्रकार के क्या है शब्द मिले केवल या एक ही, वही क्या हो जाता है सही उत्तर हो जाता है, क्योंकि हमें पूछा था नहीं पूछा था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्यों? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। और सेकंड है यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। और थर्ड है यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। और फोर्थ है इसमें समझने और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 268 किलोमीटर है तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? तो दोस्तों ये हमें मैथ से प्रश्न पूछ दिया गया है, तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। गुरमीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। दोस्तों गुरमीत कहाँ से नई दिल्ली से कहाँ गया चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? तो दोस्तों हमें ऑप्शन में दे रखा है नर्मदा, गोदावरी, गंगा और कृष्णा। तो दोस्तों गुरमीत कहाँ से दिल्ली से चलना प्रारंभ कर रहा है और कहाँ चेन्नई के लिए, तो इस प्रकार से हमारे भारत में तो गोदावरी हो जाएगी आपकी यहाँ से बहेगी और गंगा नदी आपकी क्या है उत्तराखंड से इस प्रकार से बहेगी और बंगाल की खाड़ी में जा गिरेगी। और क्या है कृष्णा भी दोस्तों कृष्णा को भी पार करना पड़ेगा और नर्मदा नदी को भी क्या करना पड़ेगा पार करना पड़ेगा।
तो दोस्तों कौन सी ऐसी नदी बच जाएगी जिसको पार नहीं करना पड़ेगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गंगा नदी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? दार्जिलिंग, जैसलमेर, लद्दाख और मेघालय। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे। तो दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हुई तो उस समय वो कौन से पद पर थे? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की क्या हुई? मृत्यु हुई, तो वो कौन से पद पर थे? भारत के राष्ट्रपति। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? कच्चा आम, अचार, आलू चिप्स, दूध, पनीर और सेब जैम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सही उत्तर हो जाएगा दूध से पनीर बनाते समय खाद्य संरक्षण के लिए ये क्या है? ठीक नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 76 और ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है इसलिए प्रश्न के आकार को छोटा कर लेंगे। घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इतना हमने पढ़ लिया है तो इसलिए ऐसे इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। पहला ऑप्शन है दोस्तों निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, और अगला है पेड़ के तनों की लकड़ियों से बनी ढालू छतें, और सी है पत्थरों के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बने घर, और फोर्थ है डी है पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, और ई है लकड़ी के फर्श। तो दोस्तों हमें बता रहे हैं कि लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो दोस्तों बाकी तो इनमें से सब सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी है इनमें क्या है? नहीं होता है। तो जो लद्दाख और लेह में क्या है? मकान हैं, उनमें क्या पत्थर और खंभों पर जमीन से लगभग क्या है 10 से 12 फीट ऊंचे घर नहीं है। तो जहाँ जहाँ आपका सी है वो नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी सारी ही विशेषताएं क्या है? सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ों की ऊंचाई ढाल पर अपना घोंसला बना, इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें यहाँ तक कि लकड़ियों की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सहता है। यह पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और अपने अंडे कहाँ? कौवे के घोंसले में ही देता है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है? शक्करखोर और कलचिड़ी और बसंत गोरी और कोयल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऐसा कौन सा पक्षी है? कोयल ऐसे पक्षी है जो क्या अपना घोंसला नहीं बनाती है और अपने अंडे कहाँ? कौवे के घोंसले में ही देती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है?
सौंफ, गेहूँ, काली मिर्च और साबूदाना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, साबूदाना क्या नहीं है, बीज नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके घर नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। तो दोस्तों लड़की कहाँ की है, श्रीनगर शिमला की रहने वाली है, शिमला की रहने वाली है, और वो घूमने कहाँ जा रही है, केरल जा रही है। अब उसको क्या है, ऊंचे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं जो कि उसके शिमला के घरों से क्या है, भिन्न है। जो शिमला में पाए जाते पेड़ है उनसे भिन्न है। तो वो कौन से पेड़ होंगे, चीड़, नारियल, सेब, लीची। तो दोस्तों ये भी क्या है, शिमला में पाए जाते होंगे, लेकिन नारियल के पेड़ उनसे क्या है, भिन्न है। जो शिमला में पाए जा रहे हैं उनसे क्या है, भिन्न है। केरल में नारियल इन सब में से सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नारियल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठा की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, तो दोस्तों आलू के भीतर बीज नहीं होता है। टमाटर के भीतर भी होता है, नाशपाती के भीतर भी होता है, चीकू के भीतर भी होता है, भिंडी के भी, करेले के भी, लेकिन प्याज के भीतर क्या है, बीज नहीं होता, और खीरे के भी होता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आलू और क्या नहीं है, प्याज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, वे क्या कहलाती है। तो दोस्तों 2 आंध्र प्रदेश की साड़ियों के नाम बताने हैं। तो पहला ऑप्शन है कलमकारी और कंथा, और सेकंड है पंचपल्ली और कलमकारी, और थर्ड है पंचमपल्ली और कांजीवरम, और फोर्थ है कलमकारी और चंदेरी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचमबली और कलमकारी आंध्र प्रदेश की क्या है, 2 साड़ियाँ हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे पानी से हो जाती है। चेचक, मलेरिया, पोलियो और नमोनिया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मलेरिया। ऐसी बीमारी है जो रुके हुए पानी से हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है। कर्नाटक कथक और असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम और तमिलनाडु लावणी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सही मेल कौन सा है, असम बिहू। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, और सेकंड है बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती, और थर्ड है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, और फोर्थ है बर्फ मुफ्त में मिलती है और अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता
बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? कौन सी विशेषता दोस्तों बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। और सेकंड है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है। और थर्ड है इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती है। और फोर्थ है जड़ें भोजन का भंडारण करती है। तो दोस्तों जड़ें क्या भोजन का भंडारण नहीं करती है। भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पौधों की पत्तियों पर होता है, और वो भी कैसे? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। तो दोस्तों इसका जो अभी सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्योंकि हमें पूछा था कौन सा नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपको सबसे पहली प्राथमिकता होगी, आपकी सबसे पहली प्राथमिकता कौन सी होगी? तो ऑप्शन फर्स्ट है पहले से पाठ्य योजना तैयार करना। और सेकंड है कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। और थर्ड है शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। और फोर्थ है शिक्षार्थियों का समाज संस्कृति प्रोफाइल विवरण तैयार करना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसे इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है। और सेकंड है संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है। और सी है विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है। और फोर्थ है सृजनात्मक एवं सौंदर्यबोध का पोषण कर सकती है। तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न नंबर 87 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो इसमें क्या प्रथम द्वितीय और डी वाली बातें सही है, लेकिन सी वाला ऑप्शन क्या है? गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? पाठ्य पुस्तक और संदर्भ पुस्तक और पोस्टर और समाचार पत्र। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। रिवाइज आंसर की आने पर इन दोनों ही ऑप्शन को सही उत्तर माना गया था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल सारथी कोचिंग सेंटर चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे साथ पहले से बने आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों पढ़ते हैं प्रश्न को। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डालें। इन फोल्डर को डैश डैश कहा जाता है। घटना वृत्तांत अभिलेख, पोर्टफोलियो, दंत कार्य और परियोजना कार्य। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पोर्टफोलियो। और इस प्रकार का एक प्रश्न हर पेपर में हमें देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे और फिर ऑप्शन को चेक करेंगे। तो प्रश्न है दोस्तों, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है, इसलिए इसे शामिल करने के क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों अब हम ऑप्शन को चेक कर लेंगे कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों प्रथम है, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने के अवसर देती है। और सेकंड है, यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थिति का वर्णन करती है। और थर्ड हो जाएगा, यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। और यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।